हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 7 दिसंबर 2020। एक्सप्लेन पेज पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हमें डिस्कस करने हैं। 2 आर्टिकल्स आए हैं। ये थोड़ा सा नैरो पर्सपेक्टिव है। नैरो का मतलब टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि कोविड-19 के ड्यूरिंग, कोविड-19 के बाद में क्या सिचुएशन है इकोनॉमी की एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, देखेंगे ट्रेंड क्या है, थोड़ा सा बेसिक आइडिया लगेगा कि किस किस तरीके से हम देख सकते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होंगी हमारी इस आर्टिकल से। नेक्स्ट है ये वाला आर्टिकल रोहिंग्याज से रिलेटेड कि बांग्लादेश ने अभी 2006 में एक आइलैंड दिखा था। उस आइलैंड में जिसका नाम है भाषण चार। उस आइलैंड पे जो रोहिंग्याज हैं उनको रिलोकेट किया गया है। रोहिंग्याज पहले थे कोक्स बाज़ार में और फिर उनको रिलोकेट किया जा रहा है क्योंकि ओवरबर्डन हो गया कोक्स बाज़ार। ये भी एक लोकेशन ही है बांग्लादेश की, कोक्स बाज़ार, वो भी देखेंगे अपन मैप पे। इनको अभी रिलोकेट किया जा रहा है भाषण चार करके नए आइलैंड पे। तो क्या कंसर्न्स है, क्या पूरा मैटर है, जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट आर्टिकल है नेचर ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। आप इसमें सबसे पहले हम मैप को देखेंगे। स्टेट वाइज तो इतना हम जा नहीं पाएंगे डेप्थ में, बट हाउस होल्ड मंथली एक्सपेंसेस की बात की जाए तो यहाँ पे देखेंगे हमारे सामने 4 इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जिसमें एक तो ये है ऑल नॉन फूड आइटम्स। फूड को छोड़ करके जितने भी आइटम्स हैं उनके कंजम्पशन का क्या पैटर्न रहा है। अगर हम 2018 जनवरी से लेकर के जुलाई 2020 तक का पैटर्न देखा जाए तो रेड वाली लाइन देखो आप कि किस तरीके से कॉलेप्स कर गई एकदम से। मतलब नॉन फूड आइटम बहुत ही कम कंज्यूम हो रहे हैं। अप्रैल 2020 का टाइम देखो, जुलाई 20 तक थोड़ी सी रिकवरी है पर वो इतनी ज़्यादा रिकवरी भी नहीं है। इस पीक से आप कंपेयर करोगे जो कि आप देख सकते हो अक्टूबर 2019 या सितंबर 2019 की कंपैरिजन में, तो एक तो नॉन फूड आइटम्स का कंजम्पशन अभी भी बहुत कम चल रहा है। एक चीज़ क्लियर हो रही है। दूसरा, फूड आइटम्स की अगर बात की जाए तो फूड आइटम्स में भी कंजम्पशन कहीं ना कहीं कम देखा गया है और उसका सबसे ज़्यादा जो असर देखा गया है वो प्रोटीन डाइट पे देखा गया है, जो कि डेयरी, मीट, एग्स, फिशेस, इनके कंजम्पशन में आप देखोगे तो ये वाली लाइन देखो ऊपर वाली, ये किस तरीके से नीचे चली गई है। ठीक है, तो मीट के कंजम्पशन, ये सॉरी प्रोटीन डाइट के कंजम्पशन में कमी देखी जा रही है। सीरियल्स और पल्सेस का कंजम्पशन है वो कहीं ना कहीं मोर और लेस इक्वल बना हुआ है। आप देखो ये सीधी लाइन है येलो वाली। तो इस चीज़ से हमें पता पड़ रहा है कि हाउस होल्ड के कंजम्पशन में कमी आई है ओवरऑल। तो नंबर 1। नंबर 2, नॉन फूड आइटम्स का कंजम्पशन अभी भी रिकवर नहीं हो पाया है। तीसरा, फूड आइटम्स की बात करें तो उसमें भी कमी तो आई थी बट ज़्यादा कमी देखी गई किसमें, जो प्रोटीन डाइट थी उसमें। और उसके बाद में जो रिकवरी फेज है तो उसमें आप देखोगे सीरियल्स और पल्सेस का तो रिकवरी प्रॉपर हो चुकी है क्योंकि गवर्नमेंट ने भी सस्ते में सीरियल्स ही अवेलेबल कराए हैं। मोटा अनाज या अनाज खाने पीने का जो चाहिए चीज़ें थी वो। बाकी डेयरी, मीट, एग, फिशेस ये थोड़ा सा रिकवर अभी कर रही है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है किसमें, नॉन फूड आइटम्स में, ये अभी भी डाउन चल रहा है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं पूरे आर्टिकल की कि आर्टिकल में क्या डिटेल बताना चाह रहे हैं राइटर्स। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि इकोनॉमिक का जो नेचर है जो अभी करंटली चल रहा है और इस पे जो एक रिकवरी की शेप देखी जा रही है तो उसको हम क्या देखें, किस तरीके से एनालाइज करें। देखो, रिकवरी को चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं जिनमें से हम नेशनल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना आया है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना रहा है, जीडीपी कितनी ग्रो कर रही है, टैक्स और नॉन टैक्स गवर्नमेंट रेवेन्यू किस हिसाब से ग्रो कर रही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाता है, इंडस्ट्रियल आउटपुट को देखा जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अक्टूबर तक इन सभी सेक्टर्स में मोर और लेस थोड़ी बहुत रिकवरी देखी गई है। बट कुछ ऐसे कोर सेक्टर्स हैं जहां पर हमारे थोड़ी बहुत डिक्लाइन अभी भी कंटिन्यू बनी हुई है। जैसे कि आप होटल इंडस्ट्री की बात करो, टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करो, वहां पर अब रिकवरी हल्की फुल्की है बट जो ट्रेंड जो प्लस में जाना चाहिए वो अभी तक भी नहीं हुआ। Q2 के डेटा के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं बट आप यहाँ पे देखोगे 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट निकाल के लेके आ रहे हैं राइटर्स। एक तो ये कि प्राइवेट कंजम्पशन, एक इन्वेस्टमेंट की डिमांड, ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये दोनों में अभी भी कहीं ना कहीं लो ग्रोथ देखी जा पा रही है अगर पिछले साल के कंपेयर में हम करें। कौन सी? प्राइवेट कंजम्पशन, जो हाउस होल्ड कंजम्पशन होता है
और एक इन्वेस्टमेंट की डिमांड। इन्वेस्टमेंट हो कितना रहा है उस पर मत देखो आप, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत कितनी हो रही है वो देखो आप, ठीक है। तो ये दोनों अभी भी कम आ रही है। तो ये जो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट डेटा है जिसको मॉनिटर किया जा सकता है कि वाकई में हमारी इकोनॉमी कैसे रिकवर कर रही है। क्योंकि अभी आप जो कुछ भी देखोगे तो अगर सप्लाई साइड से देखोगे तो वो तो टॉप बॉटम अप्रोच हो जाएगी कि हाँ सप्लाई दी जा रही है और उसका इकोनॉमी पे असर क्या आ रहा है। बट आप अगर कंजम्पशन की बात करो, प्राइवेट कंजम्पशन हाउस होल्ड का, और प्लस में इन्वेस्टमेंट की डिमांड को अगर देखो और फिर इकोनॉमिक रिकवरी को अगर ट्रेस करो तो इसको बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। तो अभी हम इस आर्टिकल में बात कर रहे हैं किसकी, बॉटम अप अप्रोच की। तो हाउस होल्ड सर्वे किया गया और जो राइटर्स हैं वो इसी से एसोसिएटेड है कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड का क्या इकोनॉमिक लेवल अभी चल रहा है। तो उस सर्वे का नाम है क्या, कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे, CPHS, ठीक है। इन्होंने CMIE मेजर्स के बेसिस पे ये कंडक्ट किया, लगभग 1,74,000, ये हमारे काम का है नहीं, 1,74,000 हाउस होल्ड पे। तो इन्होंने बहुत सारे मेजर्स पे ध्यान दिया, उनमें से एक मेजर था इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द हाउस होल्ड, और उसमें कहीं ना कहीं देखा गया कि रिकवरी है। बट इन्होंने जब जैसे ही देखा कि इकोनॉमिक रिकवरी दिखाई दे रही है तो फिर कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि और थोड़ा इन्वेस्टिगेट करेंगे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर जो इकोनॉमिक रिकवरी है पर्टिकुलर हाउस होल्ड्स में वो प्लस में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इकोनॉमिक वेलबींग कंफर्म हुई कि पहले बात तो इन्होंने देखा कि लेबर मार्केट हेल्थ है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो है ना, वो एक सेगमेंट दूसरा होता है। एक तो क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट कितना चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट कितना बन रहा है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट जितना है वो पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में कितना ज़्यादा है, वो देखने वाली बात है। कि माना कि टोटल पॉपुलेशन इंडिया की 100 है जो वर्क करने के लिए तैयार है, तो आप टोटल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में कोविड-19 से पहले आपको पता था कि लगभग 65 लोगों को जॉब मिल रही है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। 100 में से 65 जने कोविड-19 से पहले जॉब कर रहे थे। अब कोविड-19 जैसे खत्म हुआ तो 100 के रेस्पेक्ट में आपको पता पड़ रहा है केवल 55 जनों को ही जॉब मिल रही है। तो आप रेस्पेक्ट ये देखोगे कि भाई यहां तो डिक्लाइन देखा जा रहा है। बट यहां पे आप देखोगे कि 65 जने जॉब करना, 100 जने जॉब करना चाह रहे थे, उनमें से 65 को प्री कोविड जॉब मिल रहा था, ठीक है। अब क्या हो गया, 55 जनों को जॉब मिल रही है पर जॉब करने की इच्छा रखने वालों की संख्या कितनी होगी, 90। 100 से वो डिक्लाइन हो गया। बट ओवरऑल जब पॉपुलेशन से कंपेयर किया गया कि भाई 10 जनों ने तो इच्छा नहीं जताई जॉब करने की। क्यों, बोले कि हम जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं वो फील्ड अभी रिकवरी पे ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल होटल इंडस्ट्री, इसका एग्जाम्पल भी मैं मेरे घर में ही बता देता हूँ आपको कि मेरा छोटा भाई होटलियर है, ठीक है। उसकी जॉब करनी थी उसको कंटिन्यू, बट होटल में अभी क्या डिमांड नहीं आ रही, जॉब के रिक्वायरमेंट ही नहीं है, न्यू ज्वाइनिंग दे ही नहीं रहे हैं। तो वो क्या वेट कर रहा है कि नहीं मुझे अभी नहीं करना, किसी दूसरी सेक्टर में नहीं जाना, मुझे होटल लाइन में ही जाना है। तो इस चीज़ से क्या हो गया, डिमांड ऑटोमेटिकली कम हुई कि नहीं, इस चीज़ को हम चेक करेंगे। आप इसको, इस सेक्टर को, इस चीज़ को आप देख सकते हो इससे। एक सेकंड, ये टर्म यहाँ पे ऊपर चली गई थोड़ा सा जल्दबाजी में, 1 सेकंड, यस ये रही, एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो। ये चीज हो गई कि पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में एम्प्लॉयमेंट कितना मिल रहा है और कितना लोग जॉब करना चाह रहे हैं। तो इन्होंने देखा कि जो इकोनॉमिक हेल्थ है जिसमें पर कैपिटा इनकम या फिर पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की बात की जाए वो भी चेक की जाती है। इसके अलावा जो रिकवरी के एविडेंसेस हैं वो तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ओवरऑल ये नेट जब निकाला ना इसका कि रिकवरी देखी गई है, जॉब भी मिल रही है, बट EPOP का जब सेगमेंट आया ना तो इसमें कहीं ना कहीं देखा गया कि रिकवरी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी भी कमी है, बहुत सारी कमियां हैं जिनको ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर स्टेट्स में अलग अलग तरीके से अलग अलग जो सेगमेंट हैं वो वेरी करते हैं, चेंजेस लाते हैं और उनका असर फिर अलग अलग तरीके से होता दिखाई देता है। फिर बात आ जाती है अनएम्प्लॉयमेंट की। बात करें तो कोविड-19 लॉकडाउन जैसे लगा था तो ज़बरदस्त अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था, और CMIE डेटा के हिसाब से अगर देखें, जिसका सर्वे हम अभी देख रहे हैं, कि बोला अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अब थोड़ा सा प्री कोविड लेवल तक पहुंच गई है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब जॉब्स पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, नई जॉब बनाने की इतनी हेडेक नहीं है। तो राइटर बोल रहे हैं जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो एक मेजर तो है कि हाँ लेबर मार्केट में स्ट्रेस तो है,
और देखा हमने कि जैसे ही थोड़ा सा लॉकडाउन हटा उसके बाद में थोड़ा सा स्पाइक भी देखी गई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की ड्रॉप भी हुआ है इसमें, और प्री को पेंडेमिक के टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल था उस तक पहुंच भी गया है। कहने का मतलब जॉब्स क्रिएट हुई हैं, बट रियल सेंस में अगर कंपैरिजन किया जाए, जो मैंने आपको अभी बताया उस सेंस में जब कंपेयर किया जाए, तो वहां पर जो आउटकम है वो एनकरेजिंग नहीं है, क्योंकि ईपीओपी अभी भी वीकर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया ईपीओपी का, कि एम्प्लॉयमेंट रेट या फिर वर्क पॉपुलेशन रेशियो की बात की जाती है इसमें, कि पॉपुलेशन जितनी है उसमें से वाकई में कितने लोग विलिंग है जॉब करने के लिए। ठीक है, तो वो बहुत ही कम लोग, मतलब एक फ्रैक्शन है जो कहीं ना कहीं अब ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। उन्होंने खुद को वर्कफोर्स से साइड में कर लिया कुछ दिनों तक, जब तक कि उनके खुद के सेक्टर में रिवाइवल ना आ जाए। ठीक है, एक तो ये वजह भी हो सकती है सेक्टर की, दूसरी ये भी वजह हो सकती है कि मान लो अब टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा हुआ है, तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन अगर ज़्यादा होगा तो आपको जो नए एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे तो वहाँ पर आपको अप स्किल रिक्वायरमेंट होगी, ट्रेनिंग दिलानी पड़ेगी आपको। तो वहाँ पर आप क्या देखते हो, आपकी खुद की फर्म है तो कि भाई जिसको ऑलरेडी आती है ना टेक्नो फ्रेंडली जो लोग हैं उनको जॉब मिले, तो जो लोग पहले से काम कर रहे थे उन लोगों के लिए तो घातक साबित हो गया ना। बस वो चीज़ यहाँ पे राइटर पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर हम देखें, बाकी तो माइनर डेटा इतना कुछ काम का है नहीं अभी इसमें, है ना। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या मतलब हो चुका है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम जो है वो कोविड डिसरप्शन से पहले जो था उस लेवल तक हम पहुंच चुके हैं, या फिर हम कह सकें कि कौन सा ऑक्यूपेशन ऐसा है या कौन सा ग्रुप इनकम है जहां पर ज़्यादा वर्स्ट हिटिंग हुई है। मतलब पर कैपिटा इनकम का असर देखें तो उसका क्या है, तो उसमें सीधा सीधा एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि हाउस होल्ड इनकम की अगर बात करें वो अभी भी डिप्रेस्ड देखी गई है जून जुलाई के टाइम पे स्पेसिफिकली। ठीक है, जब से इकोनॉमी अनलॉक हुई है तो हाउस होल्ड की पर कैपिटा इनकम अभी अप्रैल के टाइम पे, जैसे लॉकडाउन तो उस टाइम पे नादिर, मतलब बिल्कुल बॉटम में पहुंच गया था। फिर उसके बाद में आप देखोगे 44% मिनिमम पे आ गया था, मतलब पिछले साल 2019 में जो अप्रैल में इनकम थी ना उसका 44% कम हो गया था, मतलब 56% लेवल तक पहुंच गए। फिर उनकी इनकम राइज हुई, जैसे अनलॉक शुरू हुआ तो 25% तक ही रह गई कमी, मतलब 75% लेवल तक उन्होंने गेन कर लिया। बट फिर उसके बाद में जुलाई तक पहुंचे, फिर और आगे तक पहुंचे, पता पड़ा केवल अभी भी 22.5% इनकम की कमी देखी जा रही है हाउस होल्ड्स में। वो जो चीज़ है ना, यहाँ पे ये बता रहा है कि रिकवरी रेट बहुत कम स्पीड से है, पर कैपिटा इनकम की स्पीड बहुत कम है। तो लॉस ऑफ इनकम है ना, तो आप देखोगे यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द ऑक्यूपेशंस में इसलिए है क्योंकि वो अब ज़्यादा रिम्यूनरेटिव नहीं रहे, फायदे के सौदे नहीं बन पाए हैं, और ये जुलाई में लगातार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ढाबा हो गए, शॉपकीपर्स हो गए, या फिर जो सब्सिस्टेंस वाली जो फार्मिंग होती है कि हाँ खुद के घर वालों का पेट का भरण पोषण कर ले, वो जो चीज़ें हैं ना उन चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं अप्लाई होता है कि हाँ ठीक है इनमें लॉस बहुत ज़्यादा रजिस्टर किया गया है, चाहे एग्रीकल्चर लेबर ही क्यों ना, पीजेंट्स नहीं हो इंडस्ट्रियल लेबर हो, मशीन वर्कर्स हो, इनके अभी भी रिकवरी नहीं देखी जा पा रही है। दूसरा यहाँ पर एक बता रहे हैं कि जो हमारी इकोनॉमी में अगर पर कैपिटा इनकम को डिवाइड करें, जो लोएस्ट 20% है ना उनकी इनकम जो है वो कहीं ना कहीं बाउंस बैक कर रही है फास्टेस्ट। ठीक है, मतलब जो मिनिमम, यूं मान लो पूरी इकोनॉमी को हमने डिवाइड किया पर कैपिटा में, और सबसे नीचे बॉटम वाले 20% है ना उनकी इनकम तो देखो जल्दी जल्दी बाउंस बैक हो रही है, जबकि ऊपर वाले जो 10% है ना उनकी इनकम को रिकवर होने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। कहने का मतलब जिसके पास में पैसे की कमी थी वो थोड़ा जल्दी रिकवर कर रहा है। अब बात आ रही है कि गवर्नमेंट ने जो कुछ भी किए हैं, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का हेल्प दिया है, उसका कोई फ़ायदा हुआ है? जी बिल्कुल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ने बहुत कुछ हद तक हेल्प की है, पिकअप प्रोवाइड किया है इकोनॉमी को, पर ये बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन में था हाउस होल्ड की इनकम के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो। अगर एग्रीगेट टर्म्स में हम देखें तो अभी भी इनकम जो है वो कहीं ना कहीं स्टेबलाइज होने में थोड़ी प्रॉब्लम का सामना कर रही है। हाँ, गवर्नमेंट ने जो कंट्रीब्यूट किया वो कर रहा है, अपनी तरफ से अपना रोल प्ले कर रहा है, बट हमें यहाँ पर ये भी देखने की ज़रूरत है कि जो स्टेबलाइजिंग फोर्सेस हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो है जिसमें गवर्नमेंट ने नरेगा जैसी स्कीम्स को फिर से रिवाइवल दिया है,
तो यहाँ पर नरेगा से भी बढ़ के थोड़ा और कुछ भी करने की ज़रूरत है। फाइनली गवर्नमेंट ने पीडीएस सिस्टम, जिसमें हमने देखा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसके तहत सस्ते में या फ्री में अनाज प्रोवाइड कराया गया था। ठीक है, तो उन्होंने अपना रोल बहुत प्ले किया है। बट आप देखोगे ये ज़्यादा फोकस किस पे कर रहा था, सीरियल्स और पल्सेस पे। इनटेक में प्रॉब्लम थी। अब फिर यहाँ पे ग्राफ को इलेबोरेट करते हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आप इस पर रीडिंग ज़रूर मार लेना, क्योंकि जो चीज़ें हमने बताई कि जैसे मैं बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं है। पार्शियल रिकवरी देखी गई है कैसे, देखो प्री पैंडेमिक के टाइम पे पर मंथ पर कैपिटा अगर एक्सपेंडिचर की बात करें एक हाउस होल्ड में, वो 2,000 रुपये हुआ करती थी फूड के ऊपर। ठीक है, तो वो घट के कितनी हो गई, सिर्फ 1,500 रह गई है। अब आप देखो ये जो रिवर्सल हुआ है लॉकडाउन के बाद में, कि हाँ लॉकडाउन में बिल्कुल ही खर्चा कम हुआ, फिर थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि जो प्रोटीन डाइट है वो कम होती है। अभी भी प्रोटीन डाइट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किस में किया है, पीडीएस सिस्टम में, सीरियल्स पल्सेस पे, इन पे, और वो ही चीज़ अभी भी कंटिन्यूस चलती जा रही है। ठीक है, दूसरा नॉन फूड एक्सपेंडिचर वो अभी भी लो चल रहा है। रिकवरी रेट जो है वो 35% से भी कम है प्री पैंडेमिक लेवल से, अगर कंपेयर किया जाए जुलाई मंथ में भी। फूड एक्सपेंडिचर है वो पिकअप हो रहा है। प्रोटीन डाइट की हमने ऑलरेडी बात ही कर ली है, ये चीज़ें हो गई है। बाकी यूँ बोल रहा है राइटर कि हम ऑलरेडी और भी बहुत सारी रिसर्च कर रहे हैं। अभी ट्रेंड जो हमने देखा है उसमें कुछ ये फ्लक्चुएशंस हैं जो अभी भी लॉन्ग टर्म में, कुछ चीज़ें लंबे टाइम तक खींचेगी, कुछ चीज़ें रिकवरी दिखा भी रही है, कुछ सेक्टर्स अभी प्रॉब्लम में हैं तो उनको थोड़ा रिकवर होने में टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है वेयर रोहिंग्याज आर बीइंग सेंट, अ न्यूली सरफेस्ड आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल। तो सबसे पहले तो बाशन चार को देखते हैं। ये देखो ये आइलैंड है, ये गूगल से ली हुई गूगल मैप की इमेज है। देखो चारों तरफ से, मतलब ये नया आइलैंड बना है 2006 में, उस पर रिलोकेट किया जा रहा है। ये सेटलमेंट तैयार किया गया है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, 40 किलोमीटर दूर है मेन लैंड से। अब यहाँ पे देखो ये है बासन चार, यहाँ पे ये जो आइलैंड है ना, इसमें पर्पल सैंड सर्कल किया हुआ वो वाला, चिटगोंग यहाँ पर है, ये बांग्लादेश की एक सिटी है। ये कॉक्स बाज़ार है। तो जब 2017 में इनको बाहर निकाला था ना रोहिंग्यास को म्यांमार से, तो वो सबसे पहले आकर के इस कोक्स बाज़ार में सेटल हुए थे। अब कोक्स बाज़ार में भी क्या ओवर क्राउड हो गया, क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से इसको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है, रीलोकेट किया जा रहा है। अब इसमें आपको थोड़ा और ध्यान से देखो आप, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये है जमुना, ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। ये वाला कोर्स रिवर कोर्स है, इसको बोलते हैं पद्मा। गंगा नदी जब बांग्लादेश में एंटर होती है तो पद्मा होती है, और दोनों मर्ज होकर के फिर यहाँ पर मेघना रिवर से मर्ज होकर के नाम कहलाता है क्या, मेघना। इसका मतलब क्या हो गया कि जब बे ऑफ बंगाल में ये रिवर आके मतलब एक तरीके से अपने पानी को उड़ेलती है, तो उस टाइम किस नाम से, मेघना रिवर से। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने की कोशिश की है। और ये यहाँ पे सुंदरबन, ठीक है, जिसका कुछ हिस्सा तो भारत में है और ज़्यादातर हिस्सा बांग्लादेश में है। ओके, अब आते हैं आर्टिकल पे। मैप हो गया आपका। देखो बासन चार एक ऐसी साइट जिसको अभी बांग्लादेश गवर्नमेंट ने एक तरीके से आइडेंटिफाई किया है, और वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी चलाए हैं, कंप्लीट भी हो गए हैं वो। तो आप देखोगे लगभग $272 मिलियन का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है कि कैसे भी करके रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ को वहाँ पे एक बार टेम्परेरी सेटलमेंट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। और ये जो सेटलमेंट है, रिलोकेशन है, इसकी शुरुआत भी कर दी गई है क्योंकि कोक्स बाजार वाला रीजन ओवर क्राउडेड हो गया। अब बासन चार में जो वर्ड है, चार इज स्टैंड्स फॉर बंगाली लैंग्वेज में सेडिमेंट्स को बोलते हैं। अब तो सेडिमेंट से ये कहीं ना कहीं बना है आइलैंड, और जो कि आप देखोगे 2006 में सरफेस हुआ था। मतलब ये दिखा कब सरफेस पे, पहले तो सबमर्ज था, फिर धीरे धीरे जैसे सेडिमेंट बढ़ते गए 2006 में दिखाई दिया कि हाँ जी ये भी कोई एक लोकेशन है, एक आइलैंड है जो बांग्लादेश के लिए तैयार हो रहा है मेघना रिवर के बेसिस पे। तो आप देखोगे 2016 में जो म्यांमार की रखाइन प्रोविंस है, जो कि बांग्लादेश के साथ में जॉइंट है, जैसे कि राजस्थान की बॉर्डर बनती है ना पाकिस्तान के साथ में, उस तरीके से रखाइन प्रोविंस म्यांमार की उसकी बॉर्डर बनती है बांग्लादेश के साथ में। तो 8 लाख रोहिंग्याज को, जिनको म्यांमार की गवर्नमेंट और म्यांमार के लोग क्या कंसिडर करते हैं, बोले ये लोग म्यांमार के इंडिजीनस लोग नहीं है, ये लोग बंगालीज हैं, इनको यहाँ से निकालो। तो वहाँ की आर्मी ने अटैक करना शुरू किया
तब जाकर के 8 लाख रोहिंग्यास को म्यांमार छोड़ करके बाहर जाना पड़ा और फिर बाद में वो सेटल हुए कोक्स बाज़ार में, और कोक्स बाज़ार में बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशन में उनको रहना पड़ रहा था। तो फिर बांग्लादेश ने प्लान किया कि लगभग 1 लाख रिफ्यूजीज़ को बासन चार आइलैंड, जो कि बांग्लादेश की मेनलैंड से, मेनलैंड में आप देखोगे नोआ खाली करके एक जगह है, वहाँ से 39 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये बासन चार है, वहाँ पे इनको रिलोकेट करेंगे, वहाँ पे सेटल करेंगे। प्लान के बारे में काम शुरू हो गया था 2017 में, और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, उन्होंने कहा था कि ये एक टेम्परेरी मेजर्स हैं, और ये तो कहा टेम्परेरी मेजर्स हैं, जबकि बांग्लादेश के एक मिनिस्टर ने एक चीज़ बड़ी कंट्रोवर्शियल कह दी थी कि बोला कि अब बांग्लादेश में ये जो बासन चार में जो लोग रोहिंग्याज पहुंच जाएंगे, इनको फिर से कोक्स बाज़ार में नहीं लाया जाएगा, इनको भेजा जाएगा म्यांमार में ही, या तो वो बासन चार में ही रहेंगे या फिर म्यांमार में। अब बात आ जाती है कि बासन चार में आपने सेटल तो कर दिया, 2006 का बना हुआ ये आइलैंड है, बट कंसर्न्स भी बहुत सारे हैं इसमें, हैबिटेबल है कि नहीं है ये हम बाद में जानेंगे। पहले जानते हैं कि बासन चार पे और है क्या चीज़ें। देखो वल्नरेबल है बहुत ज़्यादा, ये एक मड फ्लैट है, क्योंकि अभी 2006 में 10 साल में इतनी स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, कोई भी अगर लैंडफॉर्म अभी इमर्ज ही हुआ है तो ठीक है। पहले सबमर्ज था और मॉनसून के टाइम पे भी सबमर्ज हो जाता है, ये अभी रिसेंटली हुआ, तो इस वजह से कहीं ना कहीं रिवर मेघना का पानी भी आता रहता है, और उसी से कहीं ना कहीं ये आइलैंड क्रिएट हुआ है। तो आप देखोगे ये अभी कंसोलिडेशन इसका प्रॉपर नहीं कह सकते, ठीक है। गूगल अर्थ में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से ज़्यादा कुछ स्पेस है नहीं इसके पास में। इसके अलावा आप देखोगे 40, ये तो कोई चीज़ काम की है नहीं। फिर बात आ जाती है गूगल अर्थ की इमेज से अगर कंपेयर करें तो रेड रूफ्ड बैरक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आइलैंड पे बनाई गई है, जो कि आप देखोगे इस पे हेलीपैड भी है, हॉस्पिटल्स भी बनवा दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटेट करने की कोशिश की है बांग्लादेश गवर्नमेंट ने। बताया ना यहाँ पे $272 मिलियन तक का खर्चा किया है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये रहने लायक है कि नहीं। तो यहाँ पर राइटर जो हैं, जो आर्टिकल है वो ये बताना चाह रहा है कि येंघी ली ये UN स्पेशल रिपोर्टर अपॉइंट किए गए थे ह्यूमन राइट्स सिचुएशन को देखने के लिए कि वाकई में बांग्लादेश में जो रोहिंग्या क्राइसिस देखा जा रहा है वो वाकई में उनको सही प्रॉपर टैकल हो रहा है कि नहीं, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का प्रॉपर मेंटेनेंस हो पा रहा है कि नहीं। तो ह्यूमन राइट काउंसिल ने 2019 में इस रिपोर्टर को कहा कि जाओ आप सर्वे करो, तो उन्होंने जाके देखा कि वाकई में ये जो जगह है ना वो इल प्लान्ड है, इनका रिलोकेशन जो होगा ना वो आप देख रहे हो वो रिफ्यूजीज़ के कंसेंट के बिना है, बिना रोहिंग्या से पूछे उनको कोक्स बाज़ार से रिलोकेट किया जा रहा है बासन चार में, ठीक है। इसमें लगभग 1642 रोहिंग्या आज बासन चार में एक बार पहुंच भी चुके हैं। फर्स्ट कंसाइनमेंट बोलने, कंसाइनमेंट तो क्या, एक ग्रुप कंसाइनमेंट तो गुड्स का होता है, खैर उनको भेज दिया गया है और वेसल से चिटगांग से वहाँ पे बासन चार में। और कुछ रोहिंग्याज हैं वो थोड़े एक्साइटेड हैं, बोले कि बहुत पीसफुल है, नाइस जगह है, हम आराम से यहाँ पे रह लेंगे। तो थोड़ा सा पॉइंट ये है कि ह्यूमन राइट्स वाला पॉइंट जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न आ जाता है कि हैबिटेबल नहीं है अभी भी ये, जैसा कि हमने देखा कि मॉनसून के टाइम पे ये सबमर्ज हो जाता है। फिर बात आ जाती है म्यांमार और रोहिंग्या की। देखो जी, म्यांमार तो अभी रेडी बिल्कुल भी नहीं है इस इशू को लेकर के। जो गैम्बिया एक कंट्री है जो कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन का मेंबर है, वो इस ग्रुप के बेसिस पे म्यांमार को लेकर के चला गया कहाँ पे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ICJ में, कि बोला कि 1948 का जो जेनोसाइड कन्वेंशन है ना, उस कन्वेंशन को वायलेट किया है म्यांमार में ने, तो आप उसको कहीं ना कहीं डांटो या फिर उनको ऑर्डर दो कि भाई आप रोहिंग्यास के साथ में ऐसे एट्रोसिटीज़ नहीं कर सकते हो। दूसरा हम जानते हैं कि स्टेट काउंसलर कौन है म्यांमार की, आंग सान सू की, वो उन्होंने इस हियरिंग में प्रेजेंट भी होना पड़ा, उनको जवाब भी देना पड़ा, बट उन्होंने म्यांमार की आर्मी को वहाँ पे डिफेंड किया। अब ये पूरा जो इशू है ना, इस इशू में कहीं ना कहीं म्यांमार को थ्रू आउट वर्ल्ड बहुत सारे क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। जैसा कि हम एक आर्टिकल पहले भी देख चुके हैं कि आंग सान सू की पार्टी ने अभी इलेक्शन जब हुए हैं तो 2015 के कंपैरिजन में इनको ज़्यादा वोट मिले हैं, क्योंकि इन्होंने अपहेल्ड किया है जो मिलिट्री जुंटा रूल जो चल रहा है या जंटा रूल जो चल रहा है म्यांमार में उसको, और उन्होंने ही इन रोहिंग्याज को वहाँ से निकाला था, क्योंकि इनका ये डर था कि जो ये मुस्लिम्स हैं, क्योंकि रोहिंग्यास क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी है, तो वो इनका ये कहना है कि ये मिलकर के फिर यहाँ पर एक कॉलिशन क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से म्यांमार में इंस्टेबिलिटी आ सकती है।
और दूसरा इनको इंडिजिनस कंसिडर नहीं करते, तो ऐसे करके इनको बाहर निकाल दिया गया था। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आ जाता है वो ये कि क्या वाकई में आईसीजे ने कुछ रेजोल्यूशन पास किया या फिर इनको कुछ कहा? जी बिल्कुल, ऑर्डर दिया कि भाई ऑल मेजर्स आपको उठाने चाहिए जिससे कि आप एट्रोसिटीज़ को बंद कर सको रोहिंग्या मुस्लिम्स के अगेंस्ट में। बट आप देखोगे ये एक ऑब्लिगेशन है, कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड। इस कन्वेंशन के अंडर में आईसीजे ने ये पास किया रेजोल्यूशन, बट आप देखोगे ये रेजोल्यूशन बाइंडिंग नहीं है। ये देखो, द ऑर्डर्स आर नॉट बाइंडिंग। तो म्यांमार गवर्नमेंट माने या ना माने वो उनकी डिस्क्रिशन पे डिपेंड कर जाती है। रही सही में आप देखोगे 8 लाख म्यांमार को एक्सोडस मिला था, मतलब बाहर निकलना पड़ा था, तो उसमें इनके अलावा अभी भी 1 लाख या 1.5 लाख रोहिंग्याज अभी भी है म्यांमार में। तो क्या किया गया अभी रिसेंट इलेक्शन में? उनको अलाउ ही नहीं किया वोट देने के लिए। इवन नॉमिनेशन होना जो था पार्लियामेंट में उसको भी एक बार होल्ड पे रख दिया, बोला कि नॉमिनेशन भी नहीं होने देंगे। तो कहने का मतलब जिन रोहिंग्याज के पास में वोटिंग राइट है, उन वोटिंग राइट को यूज करने का भी राइट नहीं है उनके पास में, जो अभी म्यांमार में रुके हुए हैं रोहिंग्याज। दूसरा, अभी तक उस रहाइन प्रोविंस को ही क्यों नहीं अलाउ किया? क्योंकि फिर यहाँ पर जो म्यांमार में ये जो रहाइन में रहने वाले रोहिंग्याज है इनको भी वोटिंग राइट देने पड़ेंगे, और रही सही में इनको वहाँ के सिटीजन कंसिडर नहीं करते हैं। तो जो नॉमिनेशन जो होता है पार्लियामेंट में म्यांमार की में, तो वहाँ पर क्या डिक्लेयर कर दिया? बोलो नॉमिनेशन केवल म्यांमार के सिटीजन्स का ही होगा। अब रोहिंग्याज को अगर वो सिटीजन ही नहीं कंसिडर कर रहे हैं तो वह कैसे फिर पार्लियामेंट में अपनी बात रख पाएंगे? कहने का मतलब वहाँ पर इनकी बात सुनने या रखने के लिए कोई पावर नहीं है इनके पास में। ये है करंट सिचुएशन अगर देखी जाए। इसमें कहीं ना कहीं चाइना का कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है म्यांमार को, इसलिए कोई डर वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, आंग सान सूची जो है वो अपनी आर्मी को डिफेंड करती हुई दिखाई देती हैं। इवन यहाँ तक कह दिया गया है आंग सान सूची को कि भाई अगर आप इस तरीके से अपनी आर्मी को डिफेंड कर रहे हो जो कि एट्रोसियस बिहेवियर को फॉलो कर रही है, तो भाई आपको जो नोबेल पीस अवार्ड मिला था वो रिटर्न करो। ठीक है, तो इस तरीके से मोटी मोटी चीज़ें जो थी हमने जानने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।